गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने थेरेपी के बारे में आपको बताया है। थेरेपी का उद्देश्य क्या है, इसका मनोचिकित्सात्मक संबंध बताया, उसके टाइप्स बताए। आज मैं एक एक करके हर एक टाइप्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये चिकित्सा की विधियाँ क्या क्या होती हैं। तो पहली चिकित्सा की विधि है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, मतलब साइको एनालिसिस मेथड थेरेपी, है ना। उसके बाद है बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा। और तीसरा है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, है ना। चौथा है मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सा। पांचवा है जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा। और उसके बाद है औषधिजनक बेहोशी द्वारा विश्लेषण। उसके बाद ध्यान, योग, रैकी द्वारा जो चिकित्सा किया जाता है वो भी चिकित्सा है ना। तो हम लोग देखते हैं कि एक एक करके हम इसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी थेरेपी किस तरह से रोगी को ठीक करने में कामयाब होती है। तो पहला है मनोविश्लेषण चिकित्सा, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जिसको बोलते हैं साइको एनालिसिस थेरेपी, है ना। तो हम देखेंगे कि साइको एनालिसिस थेरेपी क्या है। देखिए, सबसे पहले मनोगत्यात्मक चिकित्सा मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानसिक विकृति का कारण अचेतन मन में दमित अतृप्त इच्छाओं का विचार होता है, अतृप्त इच्छाएं या उसका विचार होता है ना। तो ये देखते हैं कि ये अदमित इच्छाएं किस तरह से होती हैं और इन मानसिक विकृतियों की उत्पत्ति बाल्यकालीन अनुभवों से होती है। जब मतलब व्यक्ति बच्चा होता है उस समय यदि कोई बच्चा बचपन में किसी मानसिक आघात का सामना करता है तो अस्वीकार्य आवेगों के उद्दीप्त करने वाली स्थितियों में पड़ जाता है। तो ये आवेग अचेतन में दमित कर दिए जाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे मनोविकृति का शिकार हो जाता है। फ्रायड का मानना है कि यदि अचेतन मन में दमित इच्छाओं या विचारों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लिया जाए तो व्यक्ति मानसिक द्वंद्व से मुक्त हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रायड का मानना है कि यदि व्यक्ति के अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं हैं या विचार हैं उसके बारे में हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लिया जाए तो क्या होता है, व्यक्ति उस मानसिक द्वंद्व से मुक्त हो सकता है। इसलिए अचेतन में दमित सामग्री को चेतन में लाने के लिए फ्रायड एवं अन्य मनोविश्लेषणवादियों द्वारा विभिन्न तकनीकियों को अपनाया गया है, जो एक एक करके हम इसको बता रहे हैं। देखिए, ये साइको एनालिसिस थेरेपी में क्या है कि इसके 5 स्टेप हैं। इसको हम लोग 5 फिंगर्स भी कहते हैं। 5 स्टेप्स हैं, है ना। पहला है मुक्त साहचर्य, मतलब फ्री एसोसिएशन। दूसरा है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम इंटरप्रिटेशन और ड्रीम एनालिसिस भी कह सकते हैं। तीसरा है प्रतिरोध की अवस्था, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। चौथा है स्थानांतरण की अवस्था, स्टेज ऑफ ट्रांसफरेंस। पांचवा है समापन की स्थापना, है ना, स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। अब देखिए, पहले स्टेप में क्या होता है। पहला स्टेप क्या होता है? फ्री एसोसिएशन, मतलब मुक्त साहचर्य। मुक्त साहचर्य का प्रारंभ फ्रायड ने इस उद्देश्य से किया था कि इसमें रोगी के स्वप्न में दमित अचेतन इच्छाएं या विचार को कुरेद कर चेतना में लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें फ्री एसोसिएशन में क्या होता है कि फ्रायड ने इसे बताया है कि इसका उद्देश्य होता है कि इसमें रोगी के बचपन में जो दमित इच्छाएं होती हैं या विचार होते हैं उसको कुरेद कर चेतना में लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसमें रोगी को पहले आराम कुर्सी पर बैठा दिया जाता है और फिर रोगी से कहा जाता है कि तुम अपनी भावनाओं को सहज रूप से बिना किसी हिचक के बोलो, चाहे वो अनैतिक ही क्यों ना हो, लेकिन उसे सहज रूप से बोलो। चिकित्सक रोगी द्वारा कही गई संपूर्ण वाचिक सामग्री को सार्थक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करता है, जो रोगी को उसके अचेतन इच्छाओं से अवगत कराती है और समझने में मदद करती है। इस फ्री एसोसिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग रोगी को एक बहुत ही कंफर्टेबल माहौल में रखते हैं, एकदम फ्री रखते हैं और उसको हम लोग मतलब चिंता मुक्त रखते हैं। उसको रखने के लिए एकदम आराम कुर्सी, एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे रूम में
जहाँ एक कंफर्टेबल हो, आराम कुर्सी पर बैठाते हैं, उससे थोड़ी देर बात करते हैं ताकि ताकि रोगी और क्लाइंट दोनों रोगी, क्लाइंट और ये चिकित्सक क्या होते हैं, फ्री हो जाएं, मैंने आपस में बात करके फ्री हो जाए, कोई हिचक न रहे। तो चिकित्सक क्या करता है, रोगी को बोलता है कि आपके अंदर जो भी बातें हैं, जो भी मन में बातें हैं, उसे आप अच्छी तरह से कहिए, एकदम फ्री होकर के कहिए, चाहे वो बात अनैतिक ही हो, असामाजिक ही हो, क्यों ना हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको आराम से बोलिए। और जब रोगी ये इस बात को समझ लेता है कि ये हमारा जो चिकित्सक है वो विश्वासी है या मेरा वेलविशर है, तो वो आराम से इस बातों को उसके अंदर जो दमित होती है इच्छाएं, उसकी वो व्याख्या करता है। और उसके दिए गए व्याख्यान पर रोगी जो अपना व्याख्यान देता है, जो दमित इच्छाएं हैं उनके बारे में जो व्याख्या करता है, उसके आधार पर चिकित्सक क्या करता है, उन सारी सामग्रियों के परिप्रेक्ष्य में अपनी व्याख्या करता है वो, है ना। और उसके अचेतन में दमित इच्छाओं को उसे वो अवगत करता है और उसे समझाने का प्रयास करता है या समझने में उसे मदद करता है। ये होता है पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं कि वो क्या होता है। दूसरा स्टेप होता है स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण क्या है? बहुत से लोग बहुत तरह के स्वप्न देखते हैं और उसके मतलब को नहीं समझ पाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो रोगी जो चिकित्सक होते हैं अपने क्लाइंट के स्वप्न के बारे में उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी मीनिंग को बताते हैं, उसको समझाते हैं ताकि वो एकदम फ्री हो जाए और पॉजिटिवली उस चीज़ को सोचे। तो सेकेंड स्टेप होता है स्वप्न एनालिसिस, ड्रीम एनालिसिस। फ्रायड का मानना है कि स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति अचेतन में दमित इच्छाओं की पूर्ति करता है, अतः स्वप्न का विश्लेषण करके अचेतन तक पहुंचा जा सकता है। जब रोगी क्या करता है, उसके स्वप्न का चिकित्सक क्या करता है, रोगी के स्वप्न का विश्लेषण करता है ताकि उसके अंदर जो दमित इच्छा है वहाँ तक हम लोग पहुँच सके, उसके अंदर क्या क्या इच्छाएं दमित हो रही है। पर स्वप्न रचनाओं के कारण अचेतन का विषय प्रतीक के रूप में व्यक्त होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता है, कोई सिंबल, कोई चिन्ह आदि के रूप में स्वप्न क्या होता है, वो उसमें व्यक्त होता है। चिकित्सक स्वप्न में व्यक्त प्रतीकों का विश्लेषण कर उसका कार्य स्पष्ट करता है तथा रोगी को उनके अर्थ से अवगत कराता है। इसलिए फ्रायड ने कहा कि स्वप्न अचेतन तक पहुंचने का राजमार्ग है। कोई भी स्वप्न क्या होता है, भविष्य के बारे में या उसके दमित इच्छाओं के बारे में स्पष्ट उसको क्लियर रास्ता नहीं बताता है या क्लियर उसका क्लैरिफिकेशन नहीं करता है। इसीलिए चिकित्सक क्या करता है कि पहले उसके स्वप्न के बारे में सुनता है। और स्वप्न क्या होता है, किसी प्रतीक के बारे में या चिन्ह के रूप में वो सामने आता है और चिकित्सक उसको उसके चिन्ह या प्रतीक के बारे में विश्लेषण करके उसे पहुंचाता है, उसे समझाता है। क्यों? ताकि उसके अचेतन में दमित हुई जो इच्छाएं होती हैं उसको उस तक पहुंचने के लिए स्वप्न ही एक बेहतर माध्यम होता है ना। तो फ्रायड महोदय ने कहा है कि यदि स्वप्न का अच्छी तरह से हम लोग विश्लेषण कर लें तो उसके अचेतन मन की तरफ पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। इसे उन्होंने एक राजमार्ग का रास्ता भी कहा है ना। ये अचेतन में दमित इच्छाओं तक पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग होता है। अब तीसरा है प्रतिरोध की अवस्था। मुक्त साहचर्य की प्रक्रिया में कभी कभी प्रतिरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। जब हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेप में कि मुक्त अवस्था है, उसमें रोगी कुछ भी कहेगा तो उस तरह से नहीं होता है। क्या होता है, ये कभी कभी क्या करता है, वो प्रतिरोध की अवस्था में भी आ जाता है और हम देखते हैं कि रोगी कहने के बजाय उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है। जैसे रोगी एकाएक चुप हो जाता है या जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाकर अपनी बातों को छिपाना चाहता है। इन अवस्थाओं में चिकित्सक रोगी के साथ आत्मीयता बढ़ाकर निसंकोच उन बातों को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिरोध के विषय का विश्लेषण कर रोगी के अचेतन मन में दमित विचारों को पता लगाया जाता है। कई बार क्या होता है इस प्रतिरोध की अवस्था में कि व्यक्ति बात कहते कहते क्या होता है, अचानक चुप हो जाता है। और जब वो अचानक चुप हो जाता है या जानबूझकर बीमारी का बहाना बनाकर या किसी भी तरह का बहाना बना करके वो बातों को छिपाने का प्रयास करता है। इन अवस्थाओं में क्या किया जाता है, चिकित्सक रोगी के साथ आत्मीयता बढ़ाता है। रोगी के साथ क्या करता है, आत्मीयता बढ़ाता है
और निसंकोच रूप से उन बातों को कहने के लिए उसे प्रेरित करता है कि आप इसे निसंकोच रूप से कहिए, इससे आपका कहीं कोई विरोध न होगा, ना इसमें आपकी कोई घटना होगी या कोई ये होगा। तब और उस प्रतिरोध के विषय का विश्लेषण करके अचेतन मन में उसके दमित इच्छाओं को पता लगाने का वो प्रयास करता है। इसीलिए प्रतिरोध की अवस्था का वो विश्लेषण करता है ना। लेकिन इसमें चिकित्सक को बड़े ही धैर्य से काम लेना पड़ता है। इसके अगले स्टेप को मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।